हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग एनसीईआरटी फुल फिजिक्स बहुत कम टाइम में फ्यू मिनट इन्वेस्टमेंट सीरीज़ के अंदर हम लोग करने वाले हैं। क्लियर। तो अगर आप लोगों ने बेटा पिछली वीडियो लेक्चर नहीं देखी जिसके अंदर एनसीईआरटी फुल केमिस्ट्री और एनसीईआरटी फुल बायोलॉजी को एक्सप्लेन किया गया है वेरी लिमिटेड टाइम में, इंपॉर्टेंट हिडन पोर्शन एनसीईआरटी के उठाए गए हैं, तो आप पहले वो देखेंगे। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ये वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में एक पैराग्राफ गिवन है जिसके अंदर आपको फ्लो के बारे में बताया हुआ है। फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज वाज टेकन टू बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ से आपने एक सिंपल चीज़ उठानी है, जो पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है और जो करंट का फ्लो होता है उसको सेम मानना है, और जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है और करंट का फ्लो अपोजिट मानना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से नोट करेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट पेज पे बेटा आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी फॉर्मूला है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ये पहले भी आप कर चुके हो, बट मेन मेरे को जो हाईलाइट करना है, एक तो साइंटिस्ट का नेम एम्पेयर, साथ में बेटा माइक्रो एम्पेयर मिली एम्पेयर की कन्वर्जन 10⁻⁻³ 10⁻⁻⁶, वेरी इंपॉर्टेंट, पेन डाउन करोगे अभी के अभी। इसके बाद बेटा यहाँ पे लिख रखा है कि आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बता रखा है कि अगर आपको किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने हैं तो उस सर्किट में एक डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा पोटेंशियल के थ्रू, एंड दैट डिफरेंस इज कॉल्ड एज पोटेंशियल डिफरेंस। डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और इसकी अंडरस्टैंडिंग भी, दैट व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट इसके बाद बेटा 1 वोल्ट की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। क्लियर। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, देन पोटेंशियल इज कॉल्ड एज 1 वोल्ट। और वोल्ट मीटर हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, एम मीटर को सीरीज में। इसके क्या रीजंस होते हैं ये ऑलरेडी आपको थ्योरेटिकल क्लास में बताया गया है। क्लियर। तो इसका रीजन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाएंगे वोल्ट मीटर एंड एम मीटर। देन इसके बाद बेटा ये सर्किट सिंबल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। हालांकि कुछ एक सर्किट सिंबल है जो इग्नोर्ड है बट एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे 6 पॉइंट वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, वायर जॉइंट, तो ये भी आप अच्छे से देख के जाएंगे। बाकी आपको पता ही है कि कैसे आपको ये सिंबल्स बनाने हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर बेटा 2 डायग्राम्स आप बना सकते हो, आइदर एरो वाला या फिर डाउन एरो वाला, ये दोनों के दोनों आप करेंगे। वोल्ट मीटर और एम मीटर में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आप जरूर लगाएंगे टू रिप्रेजेंट द पोलैरिटी। ओम्स लॉ का सर्किट डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके अंदर ध्यान से देखेंगे 4 आपके पास सेल लगे हुए हैं और ब्लू लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि हम एक टाइम पे एक सेल को ही एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ में क्या करते हैं, जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वी को आई चेंज होगा, यही करते हैं ना। तो हम सर्किट अच्छे से याद कर लें, हम क्या कर रहे हैं, इस एक्टिविटी का टेबल भी बना हुआ है। नंबर ऑफ सेल्स यूज इन द सर्किट देखो 1 2 3 4। एक जब हमने सेल यूज किया तो करंट की वैल्यू कम होगी, 2 में करंट की वैल्यू ज़्यादा, 3 में करंट की वैल्यू और ज़्यादा, और 4 में करंट की वैल्यू और ज़्यादा। और जब आप इसको ग्राफ के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, बेटा ओम्स लॉ का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है, आपको पता है। जब आप इसको ग्राफ के अगेंस्ट प्लॉट करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, क्योंकि जैसे जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज किया करंट भी इंक्रीज हुआ, एंड इट इज़ अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसके ऊपर कई बार बेटा आर कैलकुलेट करने वाले न्यूमेरिकल जाते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर ग्राफिकली, वो भी आपको अच्छे से आते हैं, एक बार वो भी आप देख के जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास बेटा फिर से डेफिनेशन आ जाती है ओम्स लॉ की। ओम्स लॉ की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ की एक्सेप्शंस क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे लगता है, नॉन ओमिक डिवाइसेस के लिए नहीं होता, ये सब आपको पता है। 1 ओम की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पेयर, फॉर्मूला से ही निकालनी है बेटा। और 1 ओम बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, डिफाइन 1 ओम, तो आप ये लिख लेंगे लास्ट मोमेंट रिवीजन में। अब लिख रखा अगर करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस से, बिल्कुल सही बात है बेटा, करंट और रुकावट तो एक दूसरे के अपोजिट होंगे, रेजिस्टेंस को डबल करोगे तो करंट क्या हो जाएगा, हाफ। और लास्ट लाइन में लिख रखा है बेटा, थर्ड लास्ट लाइन में, रियोस्टेट क्या होता है बेटा, वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो रेजिस्टेंस को चेंज करने के काम आता है। अब ये छोटी छोटी एक्टिविटीज अनइम्पोर्टेंट सी हैं बट एग्जाम में आ भी सकती हैं। एक ऐसा सर्किट जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है बेटा, वो अच्छे से आप देख लोगे, एक्स और वाई छोड़ देना। एक्स और वाई के बीच में 3 टाइप की वायर्स आप लगा रहे हो, नाइक्रोम वायर लगाया, 10 वाल्ट बल्ब लगाया, टॉर्च बल्ब लगाया। तीनों का क्योंकि रेजिस्टेंस अलग है तो तीनों के कारण करंट अलग फ्लो करेगा और एम मीटर की रीडिंग अलग आएंगी। पोज करके आप इसको देख सकते हो। फिर एक एक्टिविटी है, लेंथ चेंज नहीं की तो थिकनेस चेंज कर दी। 4-5 वायर्स ली, अलग अलग वायर्स की थिकनेस लगा लगा के हम क्या कर रहे हैं, एम मीटर की रीडिंग ले रहे हैं। कॉमन सेंस है बेटा, थिक वायर होगी तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कम होगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो एम मीटर की रीडिंग ज़्यादा आएगी। थिन वायर है तो उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, एम मीटर की रीडिंग कम आएगी। तो अगर एक्टिविटी आती है बेसिक प्रिंसिपल सेम रहेगा, आप इसको लिख पाएंगे। देन उसके बाद रेजिस्टिविटी क्या बेटा, रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेजिस्टेंस फॉर अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। इसकी यूनिट होती है बेटा ओम मीटर, रो इसका सिंबल होता है, इसको डिराइव करना भी
आपको आना चाहिए कि कैसे आप ओम मीटर इसकी यूनिट डिराइव कर सकते हैं। R इजिकल टू रो L बाय ए पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है जिसके अंदर आपको यूनिट कन्वर्जन करना नहीं भूलना। फिर एक टेबल दिया हुआ बेटा एनसीईआरटी में कंडक्टर, एलॉयज और इंसुलेटर का जो मटेरियल है उनकी रेजिस्टिविटी अलग अलग है। याद रहे बेटा रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। तो इंसुलेटर तो अपने अंदर से करंट पास ही नहीं होने देते तो उसकी रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा, एलॉयज की मॉडरेट और कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम, तभी तो वो कंडक्ट करते हैं। और यहाँ पे लिख रखा बेटा फॉर दैट रीजन दे आर कॉमनली यूज इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। किसकी बात हो रही है बेटा? एलॉयज की। ना तो वो बर्न होते हैं, दे डू नॉट ऑक्सीडाइज इजिली, और उनका हीटिंग इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से उसको यूज़ किया जाता है बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज लाइक आयरन टोस्टर एटसेट्रा। नेक्स्ट इसके बाद बेटा रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। इस पे तो कंफर्म क्वेश्चन आ रहा है बेटा एग्जाम में, चाहे आपको कोई न्यूमेरिकल मिले, चाहे आपके पास कोई डेरिवेशन आए कि आप इसको डिराइव करो। R सीरीज इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर? जब आप सीरीज में बनाएंगे तो सीरीज में करंट सेम रहता है, वोल्टेज डिफरेंट होती है। पैरेलल का सर्किट जब आप बनाएंगे डेरिवेशन करने से पहले तो आप लिखेंगे कि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है और करंट डिफरेंट, और डेरिवेशन आप वहां से स्टार्ट करते हैं बेटा जो चीज़ डिफरेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, फिर V अपॉन R1 R2 R3, V कैंसिल होता है तो फॉर्मूला बनता है 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। एमीटर की पॉजिटिव नेगेटिव, वोल्टमीटर की पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे, उल्टा नहीं लगा सकते। इसके अंदर बेटा दे रखा है कि हम घरों के अंदर पैरेलल में या सीरीज में कनेक्शन करें, कौन सा बेटर है बेटा? पैरेलल इज बेटर। सेपरेट स्विचेस मिलते हैं, एक खराब हो तो दूसरा खराब नहीं होता, ये सारे पॉइंट पता है। ये डेड बल्ब और ये फेरी लाइट्स लिख रखी है कि अगर घर में हम लाइट्स लगाते हैं वो सब सीरीज में लगी होती हैं। दिवाली पे किसी फेस्टिवल पे तो एक लाइट खराब होने से सारी क्यों खराब होती है? क्योंकि वो सीरीज में लगी होती हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है सीरीज कनेक्शन का। क्लियर? ये थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है बेटा, ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लास्ट में अराउंड 38 मिनट्स की ये वीडियो बनी है, तभी थोड़ा सा फास्ट बोलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप देखो हीट प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन ना क्या करते हैं एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं। जब करंट पास हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करेंगे। जैसे आप अपने हाथ रब करते हो तो हीट जनरेट होती है, तो इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे के साथ रब होते हैं, टकराते हैं, तो उससे हीट जनरेट होती है। और कॉन्सेप्ट निकल के आया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बहुत सारे अप्लायंसेज में यूज होता है, इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक अवन, इलेक्ट्रिक केटल। क्लियर? तो यहाँ पे बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको पता ही है, बहुत बार आपने कर रखा है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आता है टंक्शन के ऊपर, व्हाई टंक्शन इज यूजफुल फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट, क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन नंबर 2 बनता है कि नाइट्रोजन एंड आर्गन को ही क्यों यूज किया जाता है। देखो बेटा टंक्शन का मेल्टिंग पॉइंट है ज़्यादा 3380, ये बर्न नहीं होता इजीली, हीटिंग इफेक्ट अच्छा है और फिलामेंट की तरह ग्लो करता है। नाइट्रोजन और आर्गन इनर्ट गैसेज है बेटा, ऑक्सीजन भर देंगे तो वो रिएक्टिव गैस है, फायर कैच कर लेगी तो बल्ब जलने लगेगा, तो इसलिए इनर्ट गैस ही फिल करते हैं। फिर उसके बाद बेटा लिख रखा द फ्यूज इज मेड अप ऑफ मेटल और एन अलॉय ऑफ एप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट। एक पतली सी तार लेंगे फ्यूज बनाने के लिए जो जल्दी मेल्ट कर जाए। ये जो नीचे मैंने हाईलाइट कर रखी है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, 1 एम्पेयर 2 एम्पेयर अलग अलग वैल्यूज के होते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि अगर 5 एम्पेयर फ्यूज कब यूज करेंगे, अगर 4.54 एम्पेयर करंट है सर्किट के अंदर, तो वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं। व्हाट इज पावर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन अ सर्किट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिकल पावर। पावर के सारे फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है बेटा, पावर के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, पावर की यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पावर आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। पावर समझ लेंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप कर सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। मंथली बिल पे क्वेश्चन कंफर्म आ सकता है पेपर में। और एक बच्चा गलती क्या करता है बेटा, पावर की एक ही यूनिट याद करके जाता है किलोवाट आवर, बट पावर को आप चेंज कर सकते हो जूल सेकंड में भी, 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल सेकंड। क्या किया, किलोवाट की जगह 1000 वाट लगा दिया, सेकंड्स की जगह आवर में 3600 सेकंड होते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। क्लियर? यहाँ पे बेटा वो कह रहा है कि आप जो बिल भरते हैं, डू यू नो में लिख रखा है, जो आप बिल भरते हैं वो इस वजह से नहीं भरते कि इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को मूव कराने के लिए जो आप एनर्जी यूज कर रहे हैं, एनर्जी खर्च कर रहे हैं, उसके पैसे आपको देने पड़ते हैं मंथली बिल के अकॉर्डिंग। और मंथली बिल वाला क्वेश्चन भी आपने काफी बार कर रखे हैं बेटा। मंथली बिल जैसे 288 वाला ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस बेसिस पे आपको एक डेटा गिवन होगा, बट याद रहे अगर वो मंथली बिल है तो आपको मंथ के डेज याद रखने हैं। कौन से मंथ की बात हो रही है, उसमें 31 डेज हैं, 30 है, फेब है तो 28 हैं,
0.29 है डिपेंडिंग अपॉन लीप ईयर और नॉन लीप ईयर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली पावर को तो ऑब्वियसली आप चेंज करोगे किलोवाट में और टाइम को चेंज करोगे आवर्स में। एंड कमर्शियल यूनिट इज यूनिट जिसमें हम कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर बेटा आपके पास क्या है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहले आपके पास ऑयस्टर एक्सपेरिमेंट जिसने ये बताया था कि भाई अगर किसी सर्किट में करंट होगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। कैसे पता चला, बी पॉइंट के पास रखी एक कंपास और कंपास हिलने लगी। अब अगर कंपास हिल रही है तो बेटा ये प्रूव हो गया कि अगर करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगी। अभी साइंटिस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये वो, उसने बहुत सारी इन्वेंशन की। बट एक लाइन जो यहां से आप इंपॉर्टेंट पढ़ोगे, आपको अभी तक लगता था यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला, बिल्कुल सही लग रहा है बेटा, लेकिन यहां लास्ट लाइन देखो क्या लिखा है, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज ऑयस्टर्ड। गलत मत करके आना, पेपर में आएगा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो ऑयस्टर्ड आएगा बेटा। यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट ऑयस्टर्ड है। पेन डाउन कर लो, नई चीज पता चलिए। नेक्स्ट इसके बाद बेटा मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट आयरन फिलिंग्स आप स्प्रिंकल करोगे, क्वेश्चन आएगा पोल्स में ज्यादा क्यों जुड़ी, क्योंकि पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है, क्राउडेड होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। क्लियर। तो एक्टिविटी अगर आएगी तो आप इसको एम मटेरियल रिक्वायर्ड, वो सब बेसिक प्रोसीजर है बेटा एक्टिविटी लिखने का, आप वही लिखोगे, सब कुछ उसके अंदर फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बेटा प्रूव करना है फील्ड अराउंड अ बार मैग्नेट। दो मेथड से प्रूव कर सकते हैं, एक तो आयरन फिलिंग वाला, एक सबसे ऊपर आपको दिख रहा है हमने आयरन फिलिंग नहीं रखी, हमने कंपास रख दी। अब कंपास बहुत सारी रखी, साउथ पोल से होते हुए नॉर्थ पोल तक हमने ढेर सारी कंपास रखी और हमें पता चला कि कंपास ने जो डायरेक्शन है एरो के अंदर, जो एक टाइनी मैग्नेट लगा होता है मूवेबल, वो नॉर्थ से होता हुआ साउथ की तरफ पॉइंट कर रहा है, जिससे ये प्रूव हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से ओरिजिनेट होती है साउथ पे जाती है। ये भी आ जाता है, प्रूव करो एक्टिविटी से नॉर्थ टू साउथ। अब प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे पहली लाइन ऊपर दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ क्वांटिटी विच हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी 9th में भी पढ़ते हो, 11th में भी पढ़ोगे, बट मैग्नेटिक फील्ड के लिए लाइन याद रखनी है और मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज कट नहीं करती हैं नॉर्थ से साउथ, वो जो अभी मैं बता रहा था वो थ्योरेटिकल पार्ट में कर लोगे। देन सामने जो बेटा आपको सर्किट दिख रहा है, इसको कैसे पता चलेगा कि मैग्नेटिक कंपास किस साइड डिफ्लेक्ट करेगी, SNOW याद करेंगे, मेरी पिछली वीडियो लेक्चर में भी है। अगर करंट की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है तो डिफ्लेक्शन होगी टुवर्ड्स वेस्ट, अगर करंट की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है तो डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स ईस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको याद रखना। नेक्स्ट आपके पास बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर लूप। ये दो एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्ट्रेट वायर की दे रखी है, आप स्ट्रेट वायर को सर्किट से कनेक्ट करेंगे, जैसे ही करंट पास होगा आप आयरन फिलिंग्स डालेंगे कार्डबोर्ड के ऊपर, तो आपको वो कार्डबोर्ड के ऊपर कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में दिखेगी। एक्टिविटी ऑलरेडी आप कर चुके हो। क्लियर। फिर एक पैराग्राफ दे रखा है बेटा, उस पैराग्राफ में क्या रखा है कि अगर आप उस वायर से दूर जाएंगे या आप उसमें करंट की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क आएगा। देखो बेटा, करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, अगर आप उस वायर से दूर जाओगे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ऑब्वियस ही बात है, मैग्नेट से दूर जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड डाइल्यूट होता जाएगा। फिर एक राइट हैंड थंब रूल है, मैक्सवेल कोर्सट्री रूल भी इसी का ही एक वर्जन है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल थंब रिप्रेजेंट करता है करंट और कर्लिंग ऑफ फिंगर रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड। मान लो अगर करंट अपवर्ड है तो थंब अपवर्ड जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज, सिमिलरली डाउनवर्ड होगा तो क्लॉकवाइज। नेक्स्ट इसके बाद बेटा एक क्वेश्चन दे रखा है, ईस्ट टू वेस्ट है डायरेक्शन करंट की, तो आपको बताना है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड क्या होगी। बेटा सिंपल सी चीज है, अपना राइट हैंड को ईस्ट मान लो, लेफ्ट हैंड को वेस्ट मान लो। ईस्ट टू वेस्ट करंट पे आप अपना थंब रखो तो आपकी कर्लिंग ऑफ फिंगर क्लॉकवाइज भी दिख सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी दिख सकती है, डिपेंड करता है आप किस एंड से देख रहे हो। अगर आप ईस्ट एंड से देखोगे तो आपको वो क्लॉकवाइज दिखेगी, वेस्ट से देखोगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। तो आप इस हिसाब से अपना आंसर अटेम्प्ट कर सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, वायर के ऊपर इनवर्ट टू द प्लेन ऑफ पेपर और वायर के नीचे आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ पेपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड। अगेन सर्कुलर लूप पे क्वेश्चन आता है बेटा, तो सर्कुलर लूप पे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर लूप, हर पॉइंट एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा और हर एक पॉइंट पे अलग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो ये डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ सर्कुलर लूप। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बना के आनी है। अगर बात करें बेटा मैक्सवेल कोर्सक्रू रूल की, तो वो भी सेम ही है। उसमें क्या कह रहा है कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं एक स्क्रू को, तो जिस डायरेक्शन में वो स्क्रू जा रहा है वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा करंट को, और जिस डायरेक्शन में आप उसको ड्राइव कर रहे हो वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगी मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा राइट हैंड थंब रूल लगाओगे, क्लियर, मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ दे रखा है बेटा कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप इंक्रीज करोगे आगे भी आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, आगे भी हम पढ़ेंगे। देखो हाँ आ गया यहाँ पे,
यहाँ पे लिख रखा है लार्ज एज प्रोड्यूस बाय सिंगल टर्न। अगर नंबर ऑफ टर्न्स हम इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज क्यों होता है? बिकॉज लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिखोगे कॉपी पे, दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैव द सेम डायरेक्शन ड्यू टू विच द फील्ड जस्ट एड अप। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हर एक टर्न मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करता जाता है। क्लियर? करंट कैरिंग सर्कुलर कोयल का भी अगर डायग्राम बनाना बेटा उसमें मैंने बना रखा है इजी करके, ये आप सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो। सोलेनोइड इलेक्ट्रोमैग्नेट अगेन इंपॉर्टेंट है, दोनों डायग्राम आपको पहले भी बहुत बार बता रखा है। इसके फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो इंक्रीज होगी मैग्नेटिक फील्ड, करंट की इंटेंसिटी बढ़ाओगे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। कौन सा आप मटेरियल यूज कर रहे हो? सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर सकते हो, स्टील आप यूज नहीं कर सकते, उसकी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, सब आपने ऑलरेडी कर रखा है। सोलेनोइड के अंदर बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये इनसाइड द सोलेनोइड पैरेलल स्ट्रेट लाइन होती है। तो ये लाइन कॉपी पे अभी लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इज सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनोइड। मैग्नेटिक फील्ड सोलेनोइड के अंदर यूनिफॉर्म होती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। अंदर पैरेलल लाइंस होती हैं, बाहर नॉर्थ और साउथ पोल भी आप ड्रॉ करके आओगे। नेक्स्ट उसके बाद बेटा फोर्स और करंट कैरिंग कंडक्टर में यहाँ पे साइंटिस्ट का नेम अगेन एम्पेयर ने ही कहा था कि देर इज अ फोर्स जनरेटेड व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसकी आपने एक मरकरी वाली एक्टिविटी भी की है, बट ट्राई करना कि अगर एग्जाम में आती है एक्टिविटी तो ट्राई करो एनसीईआरटी बेस्ड डायग्राम बना के आओ, बट अगर मरकरी वाला डायग्राम भी आप बनाएंगे तो भी चल सकता है। इसमें आप क्या करते हैं बेटा, एक रोड को लटका देते हैं, बीच में आप मैग्नेट लगा रहे हैं, मैग्नेट के बीच में जैसे ही रोड के अंदर करंट पास होगा तो ये रोड टू एंड फ्रो मोशन में मूव करेगी। आपको याद रखना बेटा BIL तीन फैक्टर्स हैं। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो मोशन बढ़ेगा, करंट बढ़ाओगे तो मूवमेंट या मोशन बढ़ेगा, और लेंथ रोड की बढ़ाओगे तो भी मोशन या मूवमेंट इंक्रीज होगा। इन तीनों पे ये डिपेंड करता है। देखो पैराग्राफ में लिख रखा, पेपर में आएगा। अगर आप एक लॉन्गर रोड यूज करोगे तो उसकी टू एंड फ्रो मोशन ज्यादा होगी, या कम तो उसकी टू एंड फ्रो मोशन ज्यादा होगी। BIL इन तीन फैक्टर्स के ऊपर ये डिपेंड करता है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा उतना टू एंड फ्रो मोशन ज्यादा, करंट जितना ज्यादा उतना टू एंड फ्रो मोशन ज्यादा, जितनी लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज्यादा उतना टू एंड फ्रो मोशन ज्यादा। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की बात करें तो इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, अरेंज द फोर फिंगर, सेंटर फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट द फोर फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ करंट, सो डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी गिवन बाय द थंब। फिर एक पैराग्राफ दे रखा है बेटा, क्या मैग्नेटिज्म मेडिसिन में भी यूज होता है? हमारे अंदर बेटा दो ऐसे ऑर्गन है, हार्ट एंड ब्रेन, जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस चलती हैं, और इलेक्ट्रिकल इंपल्सिस चलेंगे तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होगा। MRI की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग दे रखा है। और थोड़ा सा इस पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारे अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है, दो ऑर्गन्स के अंदर। NCERT के बेटा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि करंट इंक्रीज करेंगे तो अभी बताया मोशन इंक्रीज होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज करेंगे तो मोशन इंक्रीज होगा, लेंथ इंक्रीज करेंगे तो भी मोशन इंक्रीज होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब मोशन। थर्ड वाले के अंदर बेटा दे रखा है पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल है। क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करोगे, कोई डाउट होगा मुझसे पूछ लेना। याद रहे अल्फा पार्टिकल की डायरेक्शन ही करंट की डायरेक्शन होती है, तो करंट की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स वेस्ट, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप निकालोगे, जहां पे आपकी फर्स्ट फिंगर पॉइंट करेगी बेटा वो साउथ डायरेक्शन ले लेना, तो वहां से आप आंसर निकाल पाओगे। क्लियर? उसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में दे रखा है, इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में दे रखा है, बहुत सारी पावर रेटिंग हो सकती है, 5 एम्पेयर आप यूज कर सकते हो। क्लियर? उसके अलावा 15 एम्पेयर यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपके पास कौन सा अप्लायंस है। छोटे अप्लायंसेस के लिए 5 एम्पेयर, बड़े अप्लायंसेस के लिए 15 एम्पेयर। फिर यहाँ पे दे रखा है लाइव वायर, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर, थोड़ा सा आप पैराग्राफ पढ़ लेना। फिर एक सर्किट बना हुआ बेटा, उस सर्किट को एक बार देख के जाओ। अर्थ वायर ये बड़े वाले जो गोला है उसके साथ जो मेन सॉकेट का जो होल है उसके साथ जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रिवेंट करती है। लाइव वायर में 220 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है, न्यूट्रल वायर 0 होती है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस देखो फिगर में 220 वोल्ट का दिखा रखा है। क्लियर? न्यूट्रल वायर सर्किट को कंप्लीट करती है, डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाएंगे। उसके बाद बेटा यहाँ पे दे रखा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग बता रखा है बेटा, इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज, तो फॉल्ट होता है, तो शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। ये सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है बेटा। देखो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब टच होंगी तो शॉर्ट सर्किटिंग होगी। क्लियर? ओवरलोडिंग का भी ये रीजन होता है, जब ये टच करती हैं तो सर्किट में एकदम से तेज करंट जाता है, जिसकी वजह से ओवरलोडिंग भी हो सकती है। वैसे देखा जाए ओवरलोडिंग तब होती है जब आप मल्टीपल सॉकेट्स, मल्टीपल अप्लायंसेस एकदम आप ऑन कर देते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे लाइव वायर, अर्थ वायर, न्यूट्रल वायर का बेटा इस पैराग्राफ में से आपको डिफरेंस निकालना है।
अर्थ वायर का क्या यूज होता है, बहुत बार पूछा गया है, इलेक्ट्रिकल शॉक से प्रिवेंट करती है हमें, तो ये आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। फिर उसके बाद लाइट चैप्टर की अगर हम बात करें तो उसमें दे रखा है हमें कैसे चीज़ें दिखती हैं बेटा, जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज तक आती है तो हमें वो नजर आता है। अब यहाँ पे अगले पैराग्राफ में बेटा डिफ्रैक्शन पढ़ना है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर पढ़ना है। देखो होता क्या है, ध्यान से अगर आप देखोगे डिफ्रैक्शन क्या होता है, कॉर्नर्स, छोटे पार्टिकल के कॉर्नर से लाइट का बेंड होना। और वेव नेचर और पार्टिकल नेचर में क्या था कि लोगों को पहले ये लगता था कि लाइट का नेचर वेव होता है, किसी को लगता था पार्टिकल होता है, बट लाइट का डुअल नेचर होता है। लाइट है वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर, ये आप अच्छे से याद करेंगे। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको पता ही है बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड ने, नॉर्मल, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। क्लियर, ये आप अच्छे से पढ़ लेंगे। देन आपके पास स्फेरिकल मिरर्स हैं। स्फेरिकल मिरर्स वो मिरर होते हैं जिनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड होता है। प्लेन मिरर में तो स्ट्रेट होगा, बट स्फेरिकल मिरर में थोड़ा सा कर्व्ड होगा। ये बहुत चीजें मेरे को स्किप करनी पड़ रही हैं बेटा, वीडियो बहुत लंबी होगी, वास्ट में दे रखा है। कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पे दे रखा है बेटा। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में फर्क आपको क्लियर होना चाहिए, जिसके अंदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है, कॉनकेव साइड पे कॉनकेव, और दूसरे वाला होगा कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट इसके बाद बेटा यहाँ पे दे रखा है कि आपके पास एक स्फेयर होता है, उसमें से मिरर आइसोलेट करते हैं, वो सब कहानी यहाँ पे लिख रखी है। उसके बाद ये जो टर्म्स है बेटा, यहाँ से आप सिर्फ पढ़ोगे और टर्म्स की अलग डेफिनेशन मैंने दे रखी है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। ऑल दीज आर द स्पेसिफिक टर्म्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप अलग से आप पेन डाउन करके जाएंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस स्फेरिकल मिरर्स। देन उसके बाद यहाँ पे उसने क्या रखा है कि अगर आप एक एक्टिविटी करें और सन की रे को कॉन्सेंट्रेट करें तो आपको कौन सा मिरर चाहिए बेटा, मिरर आपको चाहिए कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मिरर होता है कौन सा, कॉनकेव मिरर। और अगर यही एक्टिविटी लेंस के केस में आए तो आप लिखोगे कॉन्वेक्स लेंस। ये दोनों ही कन्वर्जिंग हैं और ये लाइट को क्या करते हैं, एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से अगर ब्लैक कलर का पेपर आप थोड़े टाइम के लिए उसकी रेज के सामने रखो तो वो कॉन्सेंट्रेट करके उसको जला भी सकती हैं। और इसी से फोकस की डेफिनेशन निकलती है। फोकस इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रेज मीट और अपीयर्स टू मीट। अपीयर्स टू मीट आ जाएगी किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, एंड एक्चुअली मीट आ जाएगी कॉनकेव मिरर के लिए। फोकस की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार डायग्राम भी ड्रॉ करने को आ जाता है, फोकस को रिप्रेजेंट करो तो आप ये डायग्राम करेंगे। क्लियर। अब यहाँ पे वही वाली एक्टिविटी लिख रखी है कि जो हीट प्रोड्यूस हुई उसने पेपर को बर्न कर दिया है। वैसे बहुत सिली सी ट्रिक है जो हम छोटी क्लासेस में भी करते हैं कि सन के सामने आप एक मिरर या लेंस रखेंगे तो सारी रेज एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट हुई, जिसकी वजह से क्या होगा, वहां पे बर्निंग इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। अब इसके बाद ये टेबल है बेटा, इस टेबल में तो क्या ही डिटेल डिस्कस करूं, एक क्वेश्चन इसमें से कंफर्म आ रहा है, लेंस या मिरर में से रे डायग्राम ड्रॉ करने आपको आएंगे ही। एक केस आपको याद रखना है, पोल एंड फोकस वाला, वो वर्चुअली रेक्ट है, बाकी सारे रियल इन्वर्टेड हैं। और वही वो केस होता है डेंटिस्ट मिरर, मेकअप मिरर, आपको पता है। कई बच्चे बेटा सिर्फ रे डायग्राम करके जाते हैं, बट रे डायग्राम से पहले जो रूल्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पास थ्रू फोकस, पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, गो स्ट्रेट, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा अगर मिरर है तो ऑप्टिकल सेंटर लेंस। उसके बाद ये 6 केसेस हैं बेटा, इसमें भी कुछ एक्सप्लेन करने की मेरे को रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने काफ़ी बार ये ड्रॉ कर रखे हैं, इनमें से कोई ना कोई आपको बनाना आएगा। बट आप याद रखेंगे, आप आने जाने वाली रेज के एरोज जरूर बनाएंगे, ए बी, ए डैश बी डैश जरूर लिखेंगे। एक ही रे डायग्राम बनाना है तो उसको बिल्कुल अच्छे से बनाएंगे एग्जाम में। अब शेविंग मिरर कौन सा होता है, टीथ के लिए डेंटिस्ट मिरर कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर। सोलर फर्नेस में भी यूज करते हैं बेटा, सोलर फर्नेस में ना खाना बनता है। सोलर फर्नेस के अंदर चीजें गर्म होती हैं क्योंकि सन की लाइट को कॉन्सेंट्रेट, कन्वर्ज, इकट्ठा करना होता है। तो अगर किसी चीज को इकट्ठा करना है तो बेटा वहां पे कौन सा हमारे पास मिरर आएगा, कॉनकेव मिरर। सो कॉनकेव मिरर की एप्लीकेशन, कॉन्वेक्स मिरर की एप्लीकेशन, लेंस की एप्लीकेशन में से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। अब कॉन्वेक्स मिरर बेचारे के बेटा 2 ही केस हैं, दोनों ही केसेस में इमेज याद रहे छोटी बनेगी सीधी बनेगी, मतलब स्मॉल इमेज विल बी फॉर्म्ड, वर्चुअल एंड डायरेक्ट विल बी फॉर्म्ड। तभी इन मिरर का वाइड फील्ड ऑफ व्यू होता है और हम अपने व्हीकल्स में इसको यूज करते हैं। एक पैराग्राफ दे रखा है बेटा ताजमहल से रिलेटेड, वो भी आपको रीड कराऊंगा। उसमें कह रखा है कौन सा मिरर आप यूज कर सकते हो। आप आगरा फोर्ट में अगर जा रहे हो, आपको फुल इमेज ताजमहल की चाहिए तो आप कॉनकेव मिरर नहीं यूज कर सकते बेटा, कॉन्वेक्स मिरर यूज करोगे, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर का वाइड फील्ड ऑफ व्यू है, छोटी छोटी इमेजेस बनेगी। हम अपने व्हीकल में भी तो वही लगाते हैं क्योंकि हमें सारी चीजें दिखती हैं, ट्रक भी दिख रहा है, बाइक भी दिख रही है, पेड़ भी दिख रहा है, डॉगी जा रहा है वो भी दिख रहा है, मतलब एक ही फ्रेम में हमें मल्टीपल इमेजेस दिख रही हैं क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, बहुत ज्यादा। कॉन्वेक्स के भी
एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, कर लोगे। इसके बाद बेटा साइन कन्वेंशन पे कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है। मैंने कल भी वीडियो लेक्चर में बताया था, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। वो कहेंगे थ्योरी में लिख के बताओ कि साइन कन्वेंशन क्या, आपको पता तो है बट इसको थ्योरेटिकल पार्ट में लिखो। तो सबसे पहले आपने डायग्राम बना के आना है, उसके बाद आप एक्सप्लेन करोगे कि कौन से डिस्टेंसेज आप न्यूमेरिकल करते टाइम पे पॉजिटिव लेते हो, कौन से डिस्टेंसेज नेगेटिव। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। देन उसके बाद फॉर्मूलाज आपको अच्छे से पता होने चाहिए। जहां एच डैश लिख रखा है एनसीईआरटी में, आप H2 भी कर सकते हो, H2 बाय H1 एक ही बात है, H डैश बाय HB। मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव होती है, कब नेगेटिव, बेटा याद रहे, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज सीधी बनेगी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड, लेंस और मिरर दोनों में। देन उसके बाद बेटा रिफ्रैक्शन चैप्टर में वो कह रहा है कि अगर आप पॉन्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आपको उठा हुआ दिखेगा, पेंसिल डाली हुई है टम्बलर में तो वो बेंड दिखेगी। ये सब क्यों हुआ, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है, द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। आपको पता है बेटा लाइट की एक स्पीड है, वो स्पीड चेंज होती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे, जिससे लाइट बेंड करती है। अब यहाँ पे बेटा रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बेटा बहुत सारे फैक्टर, लेटरल डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ना फैक्टर्स भी हैं। किन फैक्टर्स पे लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है, लिखो अभी कॉपी में। थिकनेस कितनी होगी ग्लास स्लैब की, उस पे वेवलेंथ कितनी है लाइट जो आप फॉल करा रहे हो उस पे, एंगल कितना है एंगल ऑफ इंसिडेंस उस पे। फिर एक एक्टिविटी बेटा आपको आनी चाहिए, ABCD, ये जो पॉइंट आपको दिख रहे हैं उस पर पिंस लगाओगे, दूसरे एंड से ऑब्जर्व करोगे, स्ट्रेट लाइन लगा दोगे, एक्टिविटी की फॉर्म में इसको लिखोगे, डायग्राम सेम ही बनेगा। देन उसके बाद बेटा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन सॉरी, इसमें स्नेल्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू n। अब यहाँ बेटा दिस इज ट्रू फॉर एंगल 0 to 90, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। स्नेल्स लॉ सिर्फ एप्लीकेबल होता है अगर एंगल 90 से कम और 0 से ज्यादा हो। फिर बात करते हैं बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक मीडियम कितना डेंसर है और कितना रेयरर है। एक टेबल दे रखा है आपको, सब तो याद करना नहीं है बट आपको ये पता होना चाहिए किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है किसका कम है। नीचे एक लाइन लिख रखी है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में नॉट पोजेस मास डेंसिटी। कल भी बताया था बेटा ऑप्टिकल डेंसिटी और मास डेंसिटी में फर्क होता है, तो आपको ऑप्टिक्स में ऑप्टिकल डेंसिटी ही लेके चलोगे। यहाँ पे बेटा लेंस के रे डायग्राम बने हुए हैं, डाइवर्जिंग लेंस और कन्वर्जिंग लेंस दिखा रखा है। कॉन्वेक्स जो लेंस होता है कन्वर्जिंग होता है, कॉनकेव डाइवर्जिंग होता है। फिर अगेन वही वाली एक्टिविटी बता रखी है बेटा कि वही एक्टिविटी आप सनलाइट फॉल करा के किसी को बर्न कर रहे हो अगर पेपर को, तो यहाँ पे आप कौन सा लेंस यूज करोगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करोगे, जैसे वहाँ कॉनकेव मिरर यूज किया था। ये जो बेटा टेबल आपको दिख रहा है, इस टेबल के अंदर तो आपको पता ही है डिफरेंट केसेस आपके पास बन रहे हैं, बट पहला केस इंपॉर्टेंट है, ORF वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और बड़ी इमेज बनेगी। सिमिलरली आपके पास एक टेबल आपको मिल जाएगा कॉनकेव लेंस का भी, जिसके बेचारे के 2 ही केसेस होते हैं, इमेज दोनों में ही सीधी बनेगी, वर्चुअल डायरेक्ट और छोटी। याद रहे बेटा कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस के 2 केसेस, दोनों में इमेज वर्चुअल डायरेक्ट एंड स्मॉल इन साइज। कई बार बेटा ये भी आ जाता है, रूल्स बताओ, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू फोकस, पास थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट विल गो स्ट्रेट। ये सारे रूल्स भी आपको अच्छे से बनाने आने चाहिए, रे डायग्राम आप तभी बना पाएंगे। कई बार सिंपल रूल आ जाते हैं। अब यहाँ पे बेटा ये डिफरेंट केसेस आपको रे डायग्राम के दिख रहे हैं, इस पर हम टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी आप लोग ये बना के देख चुके हैं। अगर फिर भी वीडियो देखते हुए किसी भी रे डायग्राम में कुछ कंफ्यूजन हो तो आप एक बार बना के देख सकते हैं, और अगर नहीं समझ आता है तो आप पूछ सकते हैं, फॉर द डाउट पर्पस कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कोई पर्टिकुलर केस भी। देन पावर ऑफ लेंस क्या होता है बेटा, किसी भी लेंस की किसी रे को कन्वर्ज या डाइवर्ज करने की एबिलिटी। अगर पावर ऑफ लेंस आता है तो आप दोनों वर्ड यूज करेंगे, कन्वर्ज भी डाइवर्ज भी, बट अगर आ जाता है पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस तो आप लिखोगे एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज अ रे ऑफ लाइट, और अगर वो दूसरे लेंस के लिए आता है डाइवर्जिंग के लिए तो आप लिखोगे द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेट करना आ सकता है, P = 1/f, जहां पे आप फोकल लेंथ मीटर में लेते हैं, अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो 100/f कर देना। यूनिट होती है बेटा डायोप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। पावर आप ऐड कर सकते हो, फॉर्मूला होता है पावर को ऐड करने का, P total = P1 + P2 + P3। और फाइनली जो आपके पास पावर आती है उसका साइन अगर पॉजिटिव है, फोकल लेंथ का ही खेल है, फोकल लेंथ पॉजिटिव पावर भी पॉजिटिव, और पावर पॉजिटिव तो जो लेंस होगा वो कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, अगर पावर नेगेटिव तो लेंस कैसा होगा, कॉनकेव। फिर उसके बाद बेटा एक पैराग्राफ दे रखा है, वही जो मैंने अभी आपको बताया था कि कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन ऑफ पावर का कि अगर मेरे पास फोकल लेंथ दे रखी है 3-4 फोकल लेंथ है, हम फोकल लेंथ को कभी ऐड नहीं कर सकते बेटा। फोकल लेंथ से आप पावर निकाल सकते हैं और पावर को आप ऐड कर सकते हैं। वी कैन नॉट ऐड फोकल लेंथ। 10 + 10 20 फोकल लेंथ के केस में नहीं होगा। आप पहले फोकल लेंथ से पावर निकालेंगे P = 1/f करके, फिर वो जो पावर आएगी उसको आप ऐड करेंगे, विच इज कॉल्ड एज पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। थोड़ा फास्ट करते हैं बेटा। नेक्स्ट चैप्टर आ गया हमारे पास, ह्यूमन आई एंड अ कलरफुल वर्ड। इसके अंदर बेटा सबसे पहले डायग्राम आई का दिया हुआ। आई का डायग्राम तो बनाना आना ही चाहिए, बट इसके डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शन पूछे जाते हैं। पहले भी मैंने बता रखा है, आइरिस कलर्ड पार्ट होता है जीन्स के कंट्रोल में। प्यूपिल वो स्मॉल होल होता है जिससे लाइट अंदर जाती है। क्लियर। एक्वस ह्यूमर बेटा फ्लूइड होता है, थोड़ा कम गाढ़ा होता है, बट विट्रस ह्यूमर बहुत गाढ़ा होता है, आईबॉल की शेप मेंटेन करता है। रेटिना वो स्क्रीन है जिसपे इमेज बनती है, ऑप्टिक नर्व से सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं। तो अगले पेज पे बेटा यही सारे इसके फंक्शन दे रखे हैं। सिलियरी मसल्स का काम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि सिलियरी मसल लेंस की थिकनेस को चेंज कराती है बेटा। मैंने बताया था लेंस की थिकनेस चेंज होती है तो फोकल लेंथ भी चेंज होती है। अगर सिलियरी मसल लेंस को थिक बना दे तो लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, तो हम पास वाले ऑब्जेक्ट देख पाएंगे। अगर यहां पे देखो लिख भी रखा होगा बेटा, आगे भी आएगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। ऑप्टिक नर्व्स के बारे में लिख रखा है कि ऑप्टिक नर्व्स सिग्नल लेके जाते हैं ब्रेन तक। ब्रेन में जो सिग्नल गए वो इंटरप्रेट होते हैं और हमें इमेज दिखती है बेटा। आई पे जो रेटिना है उसमें 2 टाइप के सेल्स होते हैं, कोन सेल्स और रोड सेल्स, और रेटिना पे ही इमेज बनती है। क्लियर। यहां पे बेटा पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ अ आई टू विजुअलाइज नियर बाय एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। आप कॉपी को अपनी आंख के बिल्कुल पास लेके जाओगे ना, तब भी आप क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि सिलियरी मसल्स क्या करेगी, आपके आई लेंस को थिक कर देगी, फोकल लेंथ डिक्रीज कर देगी और आप पास वाली चीजों को भी देख पाओगे। क्लियर। सिमिलरली क्या होगा, जैसे आप किसी दूर की चीज को देखने की कोशिश करोगे तो सिलियरी मसल आपकी आई लेंस को उतना ही थिन कर देगी और फोकल लेंथ को बढ़ा देगी। तो फोकल लेंथ और थिकनेस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर। तो यहां पे बेटा सारा कुछ लिख रखा है। आपका नियर पॉइंट कितना होता है 25 सेंटीमीटर, फार पॉइंट कितना होता है इन्फिनिटी। अगर आपका नियर पॉइंट और फार पॉइंट में से कोई भी पॉइंट ठीक नहीं है तो आप किसी ना किसी डिफेक्ट ऑफ विजन के शिकार हैं। आइदर यू आर हैविंग मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया और प्रेसबायोपिया। मायोपिया सबसे कॉमन होता है बेटा, छोटे बच्चों में भी होता है। क्लियर। एक कंडीशन दे रखी है बेटा, पहले वो पढ़ लेते हैं, कैटरैक्ट। कैटरैक्ट के अंदर क्या होता है, क्लाउडी अपीयरेंस हो जाती है और सर्जरी से आप इसको दूर करा सकते हो, ज्यादातर ओल्ड एज पर्सन में होता है। अब मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया की अगर हम दोबारा बात करें तो मायोपिया को नियर साइटनेस कहते हैं। नजदीक की नजर ठीक है तो नियर साइटनेस बोल दिया। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की नजर ठीक है तो फार साइटनेस बोल दिया। और प्रेसबायोपिया तो ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया होता है जिसमें नजदीक का नहीं दिखता बुजुर्ग लोगों को। अब मायोपिया मेरे को हो रही है, माई मतलब मेरे को, तो मायोपिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि दूर का नहीं दिखेगा। अब अगर दूर का नहीं दिख रहा तो उसके लिए करेक्ट करने के लिए लेंस चाहिए, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं। क्या कारण हो सकते हैं मायोपिया के, बहुत इंपॉर्टेंट है और इमेज रेटिना से पहले बनेगी, याद रखेंगे। और हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग वर्ड है बेटा, तो इमेज रेटिना के पीछे बनेगी क्योंकि इसमें क्या होता है, आईबॉल श्रिंक हो जाता है, पहले वाले में आईबॉल स्वेल कर जाता है। तो ये सारा का सारा आपने याद रखना क्या क्या रीजन है और इसके अंदर हम कन्वर्जिंग या कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। अब प्रेसबायोपिया में बेटा बच्चे क्या कंफ्यूजन करते हैं, एक तो ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, इसमें लिख रखा है लेंस, आप कुछ नहीं लिख रखा, अगली लाइन लिख रखी है बाईफोकल तब यूज करते हो जब दोनों प्रॉब्लम होती है, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। अदरवाइज प्रेसबायोपिया में बेटा आप यूज कर सकते हो कॉन्वेक्स। तो पेपर में आप ब्रैकेट में दोनों लिखाना, बट एक्चुअल में अगर सिर्फ प्रेसबायोपिया तो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। बट कई बार पर्सन को मायोपिया रहा होता है यंग एज में तो उसको दोनों प्रॉब्लम होती है तो बाईफोकल, एक ही लेंस में दोनों लगे होते हैं, कॉन्वेक्स भी कॉनकेव भी, एक ही चश्मे में दोनों लगे होते हैं। फिर बेटा एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, हमें अपनी आइज डोनेट करनी चाहिए, हर कोई डोनेट कर सकता है आइज। अगर किसी को डायबिटीज है, कोई सिंपल बीमारी है, वो भी डोनेट कर सकता है। बहुत सारे लोग कलर ब्लाइंड है, बहुत सारे लोगों को विजन इश्यूज हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है कोर्निया ट्रांसप्लांट के, तो ये सब आपको लिख रखा है। क्लियर। इन सारी बीमारियों में नहीं कर सकते डोनेट, वैसे इसमें क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट अगर आप पढ़ के जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे ही बेटा आपने ग्लास स्लैब की एक्टिविटी की थी ना, पिंस वाली, सेम एक्टिविटी आप प्रिज्म की करोगे। एक प्रिज्म रखा, 4 पॉइंट आप उस पर मेजर करते हो, पी और क्यू, कील लगा दी पी और क्यू पे, एक लाइन लगा दी स्केल से। दूसरे एंड से जब आप उस लाइन को ऑब्जर्व करोगे ना, आपको जहां पे भी वो लाइन दिखेगी आप वहां पे एक रे बना दोगे और इस हिसाब से आप ये रे डायग्राम बनाओगे। ये तब आप लिखोगे जब एक्टिविटी आए, बट ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक्टिविटी आएगी तो उसको एम मटेरियल रिक्वायर्ड उस हिसाब से आप पेन डाउन करेंगे। तो ग्लास स्लैब और प्रिज्म
प्रिज्म दोनों इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पे बेटा जो फिनोमिना आपको नजर आ रहा है, तो वो फिनोमिना क्या नजर आ रहा है? डिस्पर्जन, व्हाइट लाइट कन्वर्ट हो रही है 7 कलर में। क्यों का डिस्पर्जन का रीजन क्या होता है? हर कलर की अलग वेलोसिटी, अलग वेवलेंथ होती है, इसलिए लाइट बेंड करती है जब मीडियम चेंज होता है। नीचे आपको शो कर रखा है बेटा न्यूटन एक्सपेरिमेंट, जिसने कहा था व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। व्हाइट लाइट पास की 7 कलर बने, जब इन्वर्टेड प्रिज्म रख दिया तो 7 कलर रिकंबाइन होकर व्हाइट लाइट दोबारा बना रहे हैं। क्लियर? तो यहां पे बेटा रेड लाइट और वॉयलेट लाइट के बारे में बता रखा है। रेड लाइट की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, वेवलेंथ सबसे ज्यादा, डेविएशन सबसे कम, बेंडिंग सबसे कम। वॉयलेट के केस में उल्टा, वेलोसिटी सबसे कम, डेविएशन और बेंडिंग सबसे ज्यादा। फिर आइजैक न्यूटन के बारे में क्या रखा है बेटा? जो मैंने डायग्राम आपको दिखाया था उसके बारे में आप पढ़ के जाओगे। उसने व्हाइट लाइट को पास किया प्रिज्म में से, 7 कलर्स बने, 7 कलर्स को दोबारा रिकंबाइन किया तो व्हाइट लाइट बन गई। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट। फिर वो कह रहे हैं नेचर में क्या स्पेक्ट्रम मिलता है? बिल्कुल मिलता है, रेनबो। रेनबो तभी जनरेट होगा बेटा जब वाटर ड्रॉपलेट्स फंसे हुए होंगे हमारे एटमॉस्फेयर में और वो टाइनी प्रिज्म की तरह काम करेंगे। नीचे कंडीशन लिख रखी है, इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो भी कंडीशन है बेटा लास्ट लाइन में से आप लिखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं बेटा। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेयर में डिफरेंट लेयर्स होती हैं बेटा। अर्थ के पास टेम्परेचर अलग है, हाइट पे अलग है, तो इसलिए एटमॉस्फेयर में क्योंकि डिफरेंट लेयर्स हैं तो लाइट आते आते बेंड करती है, दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हो, अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार्स की, ये सारे फिनोमिना किससे रिलेटेड है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। बेटा कोई भी फिनोमिना आता है तो याद रखना, या तो उसका रीजन है स्कैटरिंग, कलर वाले फिनोमिना स्कैटरिंग से रिलेटेड होते हैं, और हाइट वगैरह से, ट्विंकलिंग वगैरह के, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के रिलेटेड होते हैं। अब यहाँ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार का सारा लिख रखा है, वो आप पढ़ोगे कि ट्विंकलिंग क्यों करते हैं। लाइट आ रही है, कभी हमारी तरफ बेंड होगी तो हमें स्टार ब्राइट दिखेगा, हमसे दूर बेंड होगी तो हमें स्टार डिम दिखेगा, तो इसलिए स्टार क्या करते हैं? ट्विंकल करते हैं। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार के लिए रिस्पॉन्सिबल है, देयर इज अ फिनोमिना विच इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो ट्विंकलिंग ऑफ लाइट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इंपॉर्टेंट है। प्लैनेट ट्विंकल नहीं करते, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लैनेट बेटा क्या होते हैं? अर्थ के बहुत नजदीक होते हैं, और प्लैनेट एक बहुत बड़े साइज का है। इसके अंदर अगर हम मान लें कि बहुत सारे पॉइंट सोर्सेज मिले हुए हैं, तो अगर एक पॉइंट पे ट्विंकलिंग हो भी रही है तो इतना ब्राइट चमकदार बैकग्राउंड है कि वो ट्विंकलिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? नलीफाई। नेक्स्ट डायग्राम बेटा इंपॉर्टेंट डायग्राम में भी किया था, जो 4 मिनट का गैप बनता है, 2 मिनट अर्ली मॉर्निंग, 2 मिनट लेट इवनिंग, तो वो आपने एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के हिसाब से बताना है कि होरिजन के ऊपर और नीचे हमें 2 मिनट एडवांस सनसेट, डिलेड सनलाइट दिखता है, तो उस हिसाब से डे वुड बी 4 मिनट शॉर्टर। पेपर में क्वेश्चन आता है द डे वुड बी 4 मिनट शॉर्टर इफ अर्थ डू नॉट हैव एटमॉस्फेयर। अब हमें जो डे दिख रहा है वो 4 मिनट ज्यादा दिख रहा है। द डे वुड बी 4 मिनट शॉर्टर इफ अर्थ डू नॉट हैव एटमॉस्फेयर। क्लियर? तो यहाँ पे आपके पास एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का क्वेश्चन आएगा, तो आप डायग्राम बना के आएंगे। फिर बात करते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना। लाइट बेटा पार्टिकल से टकराती है तो बिखर जाती है। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, टिंडल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, कोलोइडल पार्टिकल। क्लियर? कोलोइडल पार्टिकल पे लाइट पड़ रही है और लाइट बिखर रही है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्लियर? तो यहाँ पे आपको साइज ऑफ पार्टिकल भी मैटर करता है कि लाइट कैसे स्कैटर करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रखी है, अगर पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो अलग कलर स्कैटर होगा। ये एनसीईआरटी वन लाइनर्स में भी मैंने दे रखा, आप एक बार पढ़ेंगे। द कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ, ये पोज करके बेटा लिखो अभी। वेरी फाइन पार्टिकल स्कैटर्ड ब्लू लाइट, वेरी लार्ज पार्टिकल स्कैटर द लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ, और अगर बहुत ही बड़ा पार्टिकल है बेटा तो व्हाइट। ये सारे फिनोमिनस पता है कहाँ आपको हेल्प करेंगे? बताओ, क्लाउड का कलर व्हाइट क्यों है, स्काई का कलर ब्लू क्यों है? जो कलर स्कैटर होगा हमारी आईज तक आएगा वही कलर हमें दिखेगा। देखो आ गया, व्हाई इज द कलर ऑफ स्काई ब्लू, तो यहाँ पे हमें लिख रखा है व्हेन सनलाइट पासिस थ्रू द एटमॉस्फेयर फाइन पार्टिकल ब्लू कलर को स्कैटर करते हैं, इसलिए स्काई का कलर ब्लू होता है। सिमिलरली ओशियन का कलर, सी का कलर क्यों ब्लू है, तो आप लिखेंगे। तो क्या एक एस्ट्रोनॉट को भी कलर ब्लू दिखेगा? नो। एटमॉस्फेयर में कोई बाहर एस्ट्रोनॉट को तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तो इस वजह से कोई भी वहां स्कैटरिंग नहीं होती। लास्ट में बेटा लिख रखा है रेड कलर डेंजर सिग्नल के लिए क्यों यूज करते हैं? क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वेलोसिटी सबसे ज्यादा, डेविएशन और बेंडिंग सबसे कम, इसलिए हम इसको यूज करते हैं डेंजर सिग्नल्स के लिए, हमें दूर से नजर आ जाता है। नेक्स्ट बेटा ओल्ड एनसीईआरटी के अंदर स्टीरियोस्कोपिक विजन या स्टीरियोप्सिस के बारे में दे रखा है, लेटेस्ट एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। इसका मतलब क्या होता है कि हम 3 डायमेंशनल व्यू में देखते हैं, हमारी दोनों आइज फ्रंट की तरफ है, अनलाइक एनिमल दूसरे जो होते हैं उनका फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा होता है। अगर आप डियर की आइज देखेंगे तो वो दोनों साइड पे लगी होती हैं, हमारी फ्रंट में लगी होती हैं, वो स्टीरियोप्सिस है। स्टीरियोप्सिस के कारण हमें डेप्थ दिखती है ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट आगे है कोई पीछे है, तो ऐसे हमें डेप्थ एक्सपीरियंस होती है। तो स्टीरियोप्सिस का वही मतलब है कि आप 3 डायमेंशनल व्यू को एक्सपीरियंस कर पाते हैं। तो हमारे अंदर 2 आइज हैं, तो ये ब्लेसिंग है। एक हमारा फील्ड ऑफ व्यू अच्छा होता है, हम जज कर सकते हैं डिस्टेंसेस को, और हम डेप्थ को विजुलाइज कर सकते हैं अनलाइक अदर एनिमल्स।
तो यहाँ पे बेटा ये वीडियो ख़त्म होती है। गुड लक, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम।